वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ आज के करंट अफेयर में। ठीक है, गागी क्लासेस के करंट अफेयर में थोड़ा सा हमने मॉड्यूल चेंज किया है, तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे कैसा लगा मॉड्यूल इस बार का, थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जो है स्टडीज़ में थोड़ा सा अपडेशन जो है वी होप दैट कि चाहिए होता है हर एस्पिरेंट को। तो चेंज नहीं है ज़्यादा कोई ऐसा जैसे अगर आप देखोगे कि बहुत अलग हो, जैसे न्यूज़पेपर ही कवर किया है हमने, लेकिन थोड़ा सा मेथड अलग है इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए है ये, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। और अभी आपको मैं डेट बता दूं तो नियरली 294 डेज़ जो है हमारे पास लेफ़्ट हैं। तो आई होप आप इसको ध्यान में रखते हुए अपने जो करंट अफेयर्स हैं, अपने जो स्टैटिक हैं, उनको आप कवर कर रहे होगे। ठीक है, और इसके अलावा वीडियोज़ में जैसे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ने लिखा रखा था, सॉरी एस्पिरेंट ने लिखा हुआ था कि जो करंट अफेयर है उसके नोट्स कैसे बनने चाहिए। जैसे अभी तो अब आपको गागे क्लासेस की तरफ से अब जो करंट होगा इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पहले भी था पीडीएफ आपको, लेकिन पहले न्यूज़ के फॉर्म में था। अब लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट हमने चेंज किया है और पीडीएफ में अब जो है जो भी न्यूज़ होगा, न्यूज़ के साथ साथ जो करंट होगा, जो आपको करंट के साथ जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, वो आपको लिंक मिल जाएगा इसमें। अगर वो बाई चांस एनसीईआरटी हो या फिर बेसिक जो कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए था न्यूज़पेपर से, वो कवर किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं और क्या कर सकते हैं आप अपना सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक आर्टिकल को शुरू करने से पहले एक कोट से शुरू कर लेते हैं आज के। देखिए ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर मार्टिन लूथर का कोट है। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और आपने डेफिनेटली इनके बारे में, एथिक्स के बारे में पढ़ा होगा, एथिक्स में पढ़ा होगा। इनकी केस स्टडीज़ भी होती हैं। ठीक है, इनके जो हम जब गवर्नेंस पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप में से कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट है या फिर गवर्नेंस अपने हमारे जीएस में पढ़ा होगा, तो हमने इस पर्सनालिटी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, कोट, नथिंग इन ऑल द वर्ल्ड इज मोर डेंजरस देन द सिंसियर इग्नोरेंस एंड कॉन्शियस स्टुपिडिटी। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे कॉन्शियस स्टुपिडिटी क्या होती है, कॉन्शियस का मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ना इंट्यूशन, जैसे आपको भी पता होगा आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी कई बार सबके साथ होता है कि आपको आज लग जाता है सुबह मॉर्निंग में ही जैसे दिन आज अच्छा नहीं जाएगा, या फिर जैसे कोई फ्रेंड है तो आपका कुछ तो गड़बड़ या कुछ मतलब आर्ग्यूमेंट होगा या फैमिली में कुछ होगा, आपको इंट्यूशंस आ जाते हैं, है ना। ये सारे ह्यूमन बींग्स के साथ है, सिक्स सेंस के वजह से यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कोट जो मेनली बोलना चाह रहा है सबसे ज़्यादा डेंजरस है अगर इस पूरे वर्ल्ड में, वो है इग्नोरेंस और कॉन्शियस स्टुपिडिटी। ठीक है, देखिए इसको हम कहाँ कोट कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। अभी जैसे आपने वेस्टर्न घाट का, ठीक है, वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है हमारा जो एक मिनट में पेन चेंज कर लेती हूँ। वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है हमारा क्या, जो आपके, एक मिनट, ये वाला पेज, हाँ, वेस्टर्न घाट का ही जो हमारा पार्ट है क्या है, वो हमारा वायनाड वाला। ठीक है, वायनाड का जो लैंडस्लाइड देखा है बहुत ही दुख वाली सिचुएशन है, क्योंकि अगर आपने न्यूज़ देखा होगा, फॉलो कर रहे होगे, तो जो स्टेट की रेस्क्यू टीम है या सेंटर की जो रेस्क्यू टीम है वो रेस्क्यू का काम कर रही है। 300 से ज़्यादा जो है लोगों की जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो रिकवर किया जा रहा है वहाँ से। तो बहुत ही डेंजरस एक सिचुएशन माहौल बनता जा रहा है वायनाड में। तो देखिए यहाँ इसके ऊपर भी एक आर्टिकल लास्ट में आया हुआ है, मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन ये कोर्ट का मैं आपको बता रही हूँ। ये एट प्रेजेंट हमारे पास जो सिचुएशन है कि हमारा जो इग्नोरेंस है, मैं इग्नोरेंस का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको बताया आर्टिकल में भी हमने कल डिस्कस किया था कि 2011 में, ठीक है, कस्तूरी राजन की कमेटी आई थी। ठीक है, सबसे पहले माधव की कमेटी थी, उसके बाद कस्तूरी राजन की कमेटी थी 2013 के आसपास, इनकी 2011 के पास आई थी। ठीक है, माधुरी जो कमेटी थी उन्होंने तो बोल दिया था कि वेस्टर्न घाट का जो 70% एरिया है, ठीक है, 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर समथिंग था, इस एरिया में कोई भी माइनिंग का हो या फिर कंस्ट्रक्शन का काम हो या ह्यूमन का जो भी एक्टिविटी है वो बैन कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो कस्तूरी जो दूसरी कमेटी आई थी 2013 के आसपास कस्तूरी की, इन्होंने कहा था कि हम इतना तो नहीं, 70+ से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी 30% के आसपास जो काम है उसको हमें बैन कर देना चाहिए। ठीक है, तो सोचिए आप, आज टाइम है हमारा 2024,
ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वायनाड का जो लैंडस्लाइड है अचानक से 2011-13 के बाद अब आया है। आपके पास डेटा है 2018 का भी वायनाड का, 2019 का भी, 2022 का भी और आज 2024 का। ठीक है। नॉट वायनाड ओनली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे और भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं केरला के जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं इस लैंडस्लाइड में आए दिन मॉनसून से। ठीक है। तो यहाँ ये जो कोट है एप्ट हो रहा है। आप अगर एसए में आया ऐसे या फिर मेंस में भी आप शुरू अपना आंसर इस कोड से कर सकते हो। ठीक है। तो या फिर एथिक्स में जब केस स्टडी आएगी, अगर जैसे वायनाड का जो है इशू काफ़ी सेंसिटिव है तो 2025 में मेंस में होप्स हो या तो आपके जीएस पेपर में या फिर एथिक्स के केस स्टडी में या फिर जो ज्योग्राफी जिनका ऑप्शनल है उनके में ये जो इशू है वो ज़रूर आएगा। ठीक है। तो वहाँ पर हम ऐसा कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कि जो इग्नोरेंस है वो बहुत ज़्यादा और जो कॉन्शियस जो स्टुपिडिटी है, कॉन्शियस दैट मीन्स जो आपको पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, फिर भी आपने इग्नोर किया, वो बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर को लेके आता है एज अ रिजल्ट फॉर्म में, राइट। तो इस चीज़ का कोट और भी चीज़ों में रख सकते हैं। मैंने अभी आपको वायनाड का इसलिए बताया क्योंकि बहुत ही अभी रिसेंट का केस है। हाँ, इवन हमारे जो ORN वाला इशू है, ओल्ड राजेंद्र नगर वाला, उस पर भी बहुत एप्ट होता है क्योंकि वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं सबकी स्टेक होल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी है, नॉट पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशंस को चलाने वाले कोच या जो इंस्टीट्यूशन टीचर्स हैं उनकी तो है, लेकिन उनके साथ पूरे सोसाइटी की भी है, क्योंकि जो सोसाइटी ने जिन्होंने मकान बना रखा है, जिसकी खुद की लैंड है, जिस कोचिंग ने बनाया, वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है जिन्होंने अलाउंस दिया, इसके अलावा जहाँ की पुलिस है जो वहाँ जो मेनली अथॉरिटी का काम करती हैं लॉ एंड ऑर्डर को। ठीक है। ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं ओल्ड राजेंद्र में जो इंसिडेंट हुआ। तो इग्नोरेंस का ही काम है ये, एक बहुत बड़ा, है ना। तो इस पे यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आज जो न्यूज़पेपर कवर होगा उसमें जो MCQ है, ठीक है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या हो सकता है, इसमें से कौन से मॉडल हैं जो PPP को प्रेजेंट करते हैं, आपको लास्ट में पता चलेगा इसका। ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका। तो देखिए आज के टॉप हाई न्यूज़ में जो है मेनली मनु भास्कर आपको बताया शूटिंग इसमें है। ठीक है। जो ओलंपिक में गई हैं वो, तो अभी इन्होंने फाइनल स्टेज पे ये पहुंच गई हैं, क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है। ब्रॉन्ज जीत के अभी 2 बार जो है इन्होंने, अब जो है ये पहली वुमेन है जिन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता इंडिया के लिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात जो है इन्होंने अब फाइनल के लिए आ गई हैं ये। तो मैं अभी आपको एक डेटा भी दिखाऊंगी इसमें। सबसे हाईलाइट न्यूज़ में यही था, गवर्नमेंट ने अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को पुश करने के लिए PPP मॉडल को वापस, ठीक है, PPP प्राइवेट पार्टनरशिप जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को सपोर्ट करा। उसमें स्पेशली जो बॉट है, ठीक है, बॉट एक PPP का जो पब्लिक प्राइवेट मॉडल्स जो होते हैं पार्टनरशिप का, उसमें बॉट वन ऑफ द मॉडल है, आगे डिस्कस करेंगे हम इसमें। ठीक है। इसके अलावा जो है प्राइवेट सेक्टर वेंचरिंग फॉर एग्रीकल्चर इशू है एक, इसके अलावा राइट ऑफ ट्रांसजेंडर इशू पे है, वायनाड लैंडस्लाइड पे कुछ चीज़ें सेम रिपीटेड हैं लेकिन उसमें 1-2 पॉइंट्स हैं हमारे लिए काम के। ठीक है। इसके अलावा जेंडर टेस्ट्रॉयड और DST इशू क्या है वो एक बार देख लेते हैं। ये आज के मेन न्यूज़पेपर में है पूरा ओवरऑल। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मनु भास्कर का हम देखें तो देखिए ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में तो ऐसा अभी तक हमारे पास स्पोर्ट्स का कोई आर्टिकल नहीं आया, या सॉरी मेंस का क्वेश्चंस तो नहीं पूछा, लेकिन हाँ पिछले 2-3 साल से और 2005 से पहले के PYQ चेक करोगे तो आपको वहाँ पे स्पोर्ट्स का मिलता है। तो यहाँ प्रीलिम्स के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो देख लेते हैं एक बार क्या है इसका, थोड़ा सा फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए अगर हम कल का देखें, कल का रिपोर्ट देखें, शूटिंग में जैसे कल जो एथलीट्स जो थी ओलंपिक में वो हंगरी से थी, ये मेजर, इंडिया से ये, ठीक है, और रुस्तामानिया ईरान से। ठीक है। ये लास्ट जो कल हैं क्वालिफाई किया था इन्होंने, ये इनके पॉइंट्स हैं। और जो आज पेरिस में ही जो है ओलंपिक में फ़ाइनल हो रहा है शूट का। ठीक है। 1 मिनट, शूट का, ठीक है। तो उस शूट में जो है 1 मिनट, इस शूट में जो है अब फाइनल जो है अब देखिए 3-4 लोग गए हैं। आज का 25 मीटर का है, जैसे कल जो हुआ था ना वो 10 मीटर एयर पिस्टल का हुआ था जो कल जिसमें क्वालिफाई हुई हैं वो। ठीक है। 10 मीटर का, आज जो है वो 25 मीटर का है और 1 बजे शुरू हो चुका होगा वो अभी। ठीक है। और क्योंकि अभी 1:30 के आसपास हो रहा है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, 1:23 के आसपास। ठीक है। तो अब देखिए इसमें से 4 लोग हैं, अब देखते हैं फाइनल में कौन जो है गोल्ड या जो भी है मेडल जीतते हैं। हमारे इंडिया से जो गई हैं वो जीत पाती हैं नहीं है, बट हमारी तरफ से बिल्कुल वेल विशेस हैं कि वो बिल्कुल जीत के आएँ। ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है नेक्स्ट एक फैक्ट देख लेते हैं। देखिए इससे पहले शूटिंग का, ठीक है, इंडिया में जो शूटर्स हैं इनसे पहले जो मनु भाकर है उनसे पहले जो है
अगर किसी ने जीता है तो सबसे पहले जैसे 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, ठीक है, मेंस में थे। एक्चुअली देखिए अभी तक जो 2004 से लेकर 2005 में शूटिंग में जितने भी थे वो सारे मेंस हैं, देख लीजिए आप, ठीक है, अबिंद्रा, गगन और विजय। अभी जो है फीमेल में ये फर्स्ट वुमेन है, ठीक है, मनु भाकर जो हैं, अभी 28 को इन्होंने 10 मीटर का पिस्टल जीता, उसके बाद 30 में भी 10 मीटर का पिस्टल जीता, और अभी रिसेंटली जो है 1 अगस्त को जो है कल 50 मीटर राइफल का पोजीशन हुआ, ठीक है, जिसमें स्वप्निल कौशल थी, ठीक है, और सरबोज सिंह भी थे इनमें, क्योंकि ये वाला जो था शूटिंग इसमें मेल और फीमेल 2 पेयर्स में होते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैच देखा हो तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या जो मनु भाकर है वो पहली ही शूटर हैं, ना मेल और ना फीमेल मेंशन किया। अगर ऐसे बोल दिया कि पहली शूटर हैं इंडिया को जिन्होंने ब्रॉन्ज जितवाया है तो गलत है ये, क्योंकि इससे पहले ब्रॉन्ज जो है, अगर ब्रॉन्ज को ही जितवाने की बात करें तो गगन नारंग है, और ये पहले नहीं है, पहले सिल्वर आया था, राजवर्धन सिंह लेके आए थे, और गोल्ड, और ऐसे भी स्टेटमेंट आ सकता है कि अभी तक जो शूट है उसमें गोल्ड आया नहीं है, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड जो है अभिनव बिंद्रा लेके आ चुके हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, 2008 बीजिंग ओलंपिक में हुआ था। तो आप ये लोकेशन जो है एक बार देख लीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आसपास जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं इवन प्रीलिम्स में के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है इशू हमारा था, गवर्नमेंट ने जो पुश किया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स में प्राइवेट पब्लिक पार्टनर को। इसमें इकोनॉमिक में पेपर 3 में जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इसके अलावा मॉडल मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाले में होगा। ये दो टॉपिक्स है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला और इन्वेस्टमेंट मॉडल्स मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, ठीक है, ये 2 टॉपिक के अंदर कवर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है एक्चुअली, अभी जो है यूनियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमारा जो फ्राइडे को अप्रूव दिया है कि हमें जो है हाई स्पीड प्रोजेक्ट नियरली 3936 किलोमीटर 936 किलोमीटर के आसपास जो है लेंथ में हमें जो है कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका 50,000 के आसपास करोड़ जो है इसका बजट एस्टिमेशन है, ठीक है। और इन्होंने जो है इसमें अप्रूवल किसने दिया था, यहाँ पे कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स ने, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल गया है। और इसमें गवर्नमेंट ने जो मेनली फोकस किया है वो है बोट मॉडल को किया है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल। तो हमारे एग्जाम पर्पस से बोट मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बोट मॉडल पहली बात तो देखिए आता आपका PPP के अंदर है, ठीक है। PPP मतलब यानी होता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होता है। ये फॉर्मली जो है एग्रीमेंट है किसके बीच में, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में, ठीक है, 2 सेक्टर्स के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे जैसे ये पब्लिक मान लीजिए, ठीक है, ये प्राइवेट है, तो इन दोनों के बीच में एक साठगांठ होती है। तो इसमें क्या होता है, बाइफरकेट किया जाता है कि जो है कॉस्ट कितना कि पब्लिक कितना कॉस्ट देगी और प्राइवेट कितना देंगे, ठीक है, कब तक जो है टैक्स या टोल के फॉर्म में जो है पब्लिक जो प्राइवेट है वो वसूल करेंगे, कितने साल तक इनके पास लीज पे रहेगा। ये सारा काम जो है इस मॉडल के तहत ही होता है। दैट मीन शेयर में है, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक का मेनली शेयर के साथ जो है इसका रिस्क हो गया, इसका बेनिफिट हो गया, इसके जो भी प्रोविजंस हैं ये सारे को लेते हुए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है तैयारी करवाई जाती है, यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें एक बार टाइप्स के, तो टाइप्स में बहुत सारे हैं, जैसे बिल्ड ओन ऑपरेट है, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र है, इसके अलावा ब्लोट है, बिल्डिंग लीज ऑपरेट ट्रांसफ़र है, डिज़ाइन बिल्ड है, ठीक है, DBF, ये बहुत अलग अलग हैं। बोट का ये रहा बिल्डिंग ऑपरेट ट्रांसफ़र का, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे इंडिया के कंटेक्स्ट में ना, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में मेजरली 3 जो है मेथड्स, 3 जो है PPP मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही 3 मॉडल जो है इंडिया यूज़ करता है अपने किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। वो है आपके हाइब्रिड NUT मॉडल, हैम जिसको बोलते हैं, बॉट है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, इसके अलावा EPC इंजीनियर प्रोक्यूर कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, बॉट हो चाहे EPC हो, हैम, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको अभी वो दिखाया चार्ट, ये चार्ट देखिए आप, इसमें होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जो यूज़ होता है वो 3 है। तो इसमें हमें आपको पता होना चाहिए कि रिस्क क्या है, जो एस्पेक्ट हमें एक बार देखना है, फाइनेंस कौन करता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, रेवेन्यू। तो बोट में सब कुछ जो होता है वह बेसिकली प्राइवेट का ही होता है सारा काम, सिंपली अब ये याद रखेगा, ठीक है। और EPC में भी पब्लिक का सारा होता है, लेकिन जो हैम होता है ना, एक्चुअली ये हाइब्रिड होता है, नाम से आपको पता चलेगा हाइब्रिड दैट मीन्स आपका PP, यानी आपका प्राइवेट भी और पब्लिक भी मिक्स होके काम करेंगे यहाँ पे। तो प्राइवेट यहाँ पे 60% है, पब्लिक यहाँ पे 40% है, ठीक है। क्या चीज़, रिस्क का, ठीक है, यहाँ पे रिस्क जो है, और फाइनेंस भी जो है प्राइवेट 60 करेगी, पब्लिक जो है 40 करेगा। ऑपरेशन मैनेजमेंट पूरा प्राइवेट करती है और रेवेन्यू पूरा का पूरा पब्लिक को जाता है। तो ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं और डेफिनेटली ये प्रीलिम्स में आ सकता है। PPP पे ऑल्दो आ चुके हैं, इनडायरेक्टली आए हैं क्वेश्चंस,
और मेंस में भी आए हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ही एक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल के अंदर हम ये टॉपिक कवर करते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बॉट मॉडल की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, जो इस बार गवर्नमेंट ने इन्फेसाइज किया है वो है प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेनली बढ़ाना, और इसका स्पेसिफिक पीरियड होगा कम से कम 20 से 30 साल तक जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम दिया जाएगा डेवलपर का, ठीक है। ये सारे के सारे जो डिज़ाइन होते हैं, बिल्ड होते हैं, ऑपरेट होगा, ट्रांसफ़र जो होगा, सारा का सारा काम जो है बेसिकली आपका प्राइवेट करेगा। लेकिन इनमें कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यहाँ पे बोर्ड में प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, ठीक है। पहले तो क्या होता था कि हर 10 साल में, ठीक है, हर 10 साल में जो है कंसेशन पीरियड ओवर हो जाता था। दैट मीन्स 10 साल तक जो है कंपनी को दिया, उसने सारा काम बनाया, और उसके बाद उस 10 साल के अंदर ही जो है सारा टोल टैक्स के फॉर्म में कवर कर लेते। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो टोल टैक्स कवर किया जाता है ना, आपने कभी भी जब 4 व्हीलर से आप जा रहे होगे, या कभी भी जब एक स्टेट टू या एक डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट दूसरे इस पे जाओगे तो टोल टैक्स देखा होगा, तो वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो पर्टिकुलर कंपनी ने बनाया होता है, और वही जो है यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करती है, ठीक है। तो उसका एक टेन्योर होता है, टाइम पीरियड। तो पहले 10 साल होते थे, लेकिन अब वो जो है चेंज हो गए, 5 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो ये की चीज़ें हैं, की टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड आर्टिकल क्या है, वो है प्राइवेट सेक्टर वेंचर फॉर एग्रीकल्चर इशू। देखिए ये टॉपिक सीधा सीधा है इकोनॉमी के एग्रीकल्चर GS 3 में कवर होगा ये, ठीक है। और ऑप्शनल वाले जिनका ज्योग्राफी है, ठीक है, वो लोग इस जैसे आर्टिकल्स को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि हमारा पेपर जो है एग्रीकल्चर का एक तो इंडिया पेपर सेकंड में है, और इसके अलावा GS जो पेपर 1 है, सॉरी ज्योग्राफी का पेपर 1 का B पोर्शन इकोनॉमिक में भी है, ठीक है। वो वर्ल्ड लेवल में आते हैं, तो वर्ल्ड में इंडिया भी आता है, और अलग से इंडिया भी हमें पढ़ना होता है, तो वो लोग थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आर्टिकल में ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए एक्चुअली क्या है, इसमें बात चल रही है कि प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट जो है फोकस करवा रही है कि प्राइवेट सेक्टर जो है मेनली एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर काम करें। एक्चुअली बात क्या है, ये बोल रहे हैं कि जब से देखिए 1951 से हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, ठीक है। अब लेकिन क्या हो रहा है कि 2013-14 में जब से हमारा ग्लोबल डिमांड थोड़ा रिड्यूस हुआ है, एग्रीकल्चर पे कोलैप्स हुआ है, तब से क्या हो रहा है कि ओवरऑल एग्रीकल्चर में ना थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड पे लेके आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बायो एग्रीकल्चर पे फोकस करना, ठीक है, या फिर वापस पुराना ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करना ज़्यादा इन्फेसाइज किया जा रहा है फार्मर्स के द्वारा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो नया रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, नया रिसर्च जो कि किसान को भी फ़ायदा हो और कंपनी को भी फ़ायदा हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसमें ये चीज़ बोली जा रही है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है कि जैसे पहले जेनेटिक मॉडिफाइड हो गया, BT कॉटन हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, फ्रूट क्रॉप, ड्रिप इरीगेशन, लेजर लैंड, ये सारे के सारे प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा ही लाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 बहुत बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं मेनली जो है, एक तो माइको जैन इरीगेशन और वेंकी सगुना, इसके अलावा मल्टीनेशनल पे बोनसाटो बायर और सिंजेटा, पाइनियर और कॉर्विटा। ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनीज़ हैं ये क्या करती हैं, मेनली जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड, जैसे सीड हो गया आपका या इरिगेशन हो गया, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी रिसर्च करनी होती है वो यही कंपनियां करती हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि पहले से अब जो है इतना ज़्यादा काम जो है रिसर्च का नहीं हो रहा है, क्योंकि डिमांड या फिर उस तरफ जो शिफ्ट होना चाहिए नए टेक्नोलॉजी की तरफ, वो चीज़ बहुत कम है इंडिया में फार्मर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बात आ रही है कि अब हमें जो है यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स की कहीं ना कहीं जो है लुडिट टर्न लिया जा रहा है। लुडिट टर्न क्या होता है कि एक तरह का जो 19वीं सेंचुरी में अमेरिका में एक एक्टिविस्ट थे लुडिट, यानी उनका कहना ये था कि जब स्टीम इंजन्स वगैरह आ रही थी ना अमेरिका में, ठीक है, 18-19 सेंचुरी के आसपास, तो जब उन्होंने अगेंस्ट किया था, क्योंकि ये स्टीम इंजन, स्टीम चीज़ें जो हैं, जो मशीनरी है, बेसिकली उन्हें लुडिट ने क्या करा था, मशीनरी सिस्टम को पूरा क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि मशीनरी से जो लेबर इंटेंस वर्क है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे फार्मर्स के द्वारा नई टेक्नोलॉजी को ना सपोर्ट करना, एक मेन रीज़न ऑर्गेनिक को ही फोकस करना, ताकि उसका जो फील्ड है उस पर वर्क लेबर इंटेंस बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये रीज़न है। यहाँ पे जो नया कुछ आपने अभी भी न्यूज़ में भी नहीं सुना होगा, कोई नया रिसर्च आया है हमारे लिए, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि यहाँ पे जो
कंपनी है, एक तो राइसटेक की कंपनी, एक मायो जो है, ये कंपनी जॉइंट वेंचर करके क्या कर रही है, दो काम करने जा रही है। एक तो राइस को जो है सीधा डायरेक्ट सीडिंग करने पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इनका काम एक तो राइस को डायरेक्ट सीडिंग और ज़ीरो टेलेज करना। देखिए मैं दोनों कॉन्सेप्ट बताती हूँ, राइट को डायरेक्ट सीडिंग करना, ठीक है, राइस को डायरेक्ट सीडिंग करना और एक ज़ीरो टेलेज करना। जैसे सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक बार मैं पिक्स दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये ज़ीरो टेलेज। अब ज़ीरो टेलेज क्या होता है, जैसे हमने है ना खूंटी सुनी है आपने, ठीक है। आए दिन हम जब भी हमारा विंटर सेशन शुरू हो जाता है तो दिल्ली में एक चीज़ बहुत नॉर्मल हो जाती है, पोल्यूशन। किस वजह से, जो खूंटी होती है ना, जो स्पेशली गेहूं के बोने के बाद जो क्रॉप्स में बची हुई होती है नीचे लैंड में, जैसे ये, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या है, इसको बर्न कर देते हैं फार्मर्स। क्यों बर्न कर देते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता जब ये इसकी कटाई का टाइम और दूसरे नेक्स्ट क्रॉप का जो सोइंग क्रॉप, जो बीज डालने का टाइम है, उसके बीच में गैप बहुत कम होता है। तो इसीलिए जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स जो हैं क्या करते हैं, इस खूंटी को जला देते हैं, ठीक है, क्योंकि बर्न जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर निकालने के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जो है ज़ीरो टिल्टेज जो है, टिलेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो खूंटी है ना उसको वैसे ही रहने दो, उसको वैसे ही रहने दो, लेकिन इसके साथ जैसे इस तरीके से देखिए ये मशीन जा रही है, ये मशीन का ये देखो ये, ठीक है, ये नीचे से जो है खोदती जाएगी ज़मीन को, ठीक है, यहाँ से बीज भी बोती जाएगी और गैप कर देगी इसमें, इस टिलेज को, ताकि ये टिलेज जो है ये सड़ जाए, यहीं पे ही सड़ के ये ऑर्गेनिक का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टिलेज जो है ये मेनली क्या एग्रीकल्चर प्रिपरेशन है, इसमें जो है एगिटेशन और डिगिंग करना, खुदाई वगैरह करना, स्टीयरिंग और ओवरचनिंग करना। इसमें मेनली जो है क्रॉप सीड को सो कर दिया जाता है, अंदर डाल दिया जाएगा जो प्रीवियस क्रॉप था, ठीक है। यहाँ पे इससे क्या होगा, ना तो हमारा ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा, कि ऐसा नहीं है कि हमें पहले इसको खुटाई करनी है, इसको निकालना है, तो इससे भी कॉस्ट होता है, ठीक है। देखिए बर्न करने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप कोई हाथ से निकाल सकते हो, लेकिन लेबर इंटेंसिव है, इस पर बहुत ज़्यादा फार्मर की कॉस्ट लग जाएगी, फिर अगली क्रॉप वो क्या है उगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टिनेज को फोकस किया गया है। और टिनेज का जो है दूसरा नाम भी ऑल्सो टिलेज या नील टिलेज भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, यहाँ पे राइसटेक और जो माइको कंपनी है ना, ये जॉइंट वेंचर कर रही है। एक तो जीरो टिलेज के लिए विदाउट बर्निंग स्टबल फ्रॉम द प्रीवियस पैडी क्रॉप, ठीक है, और दूसरा जो काम करेंगी वो करेंगी राइस इनटेक, ठीक है, राइस बाय डायरेक्ट सीडिंग। क्या है मैं बता देती हूँ एक बार। देखिए डायरेक्ट सीडिंग राइस क्या होता है, आपको पता है जब राइस को खेत में लगाया जाता है तो पहले नर्सरी या आप कह लो ज़मीन में ही खेत जो है फार्मर्स उसको काफ़ी हद तक एक बार उगने देते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले जैसे ये एरिया है आपका, लैंड है, ठीक है, यहाँ मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पे बो दिया आपने, ये बीज यहाँ डाल दिया, ये बो के ऐसे तैरता रहता है, ठीक है, इस तरीके से गुच्छा सा तैरता है वो ग्रीन कलर का, है ना। तो ये तो नॉर्मल है। फिर इसको यहाँ से उखाड़ दिया जाता है, यहाँ से उखाड़ के फिर दूसरी जगह पूरे प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर का लगाया जाता है। ये इसको बोया जाता है, फिर है ना, बोया जाता है इसमें चावल के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो है इसमें न्यू मेथड में, DSR मेथड में क्या होगा कि ये जो बीज होगा ना, इसको ऑलरेडी CO2 कोटेड सीड होगा, ठीक है, ताकि ये तैरे ना, ऊपर ना आए। अब इससे क्या होगा कि इससे CO2 से बने रहने से यहाँ पे जो है CaO2 है, और CO2 से क्या होता है कि अब धीरे धीरे इसकी जो जड़ है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, और तैरेगी नहीं, और यहीं से जो है सीधा क्रॉप आ जाएगा आपका, जो चावल का जो है इसमें दाना आ जाएगा, ठीक है, सीधा है, ताकि आपको यहाँ से निकालना नहीं पड़ेगा, निकाल के दूसरी जगह आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो न्यू मेथड है DSR मेथड, यही आपका जो है DSR मेथड है कि इसमें डायरेक्ट सीड को जो है ड्रिल करना है, अंदर ही जो है जर्मिनेट जो होता है उसका, ठीक है, वो अपने आप ही हो जाएगा। कोई नर्सरी का जो है ऑपरेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो इस चीज़ को जो है यहाँ पे पंजाबी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, लकी सीड ड्रिल के नाम से इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्राइवेट प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से जो है एग्रीकल्चर को आगे हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब देखिए इशू हमारे लिए ये भी है कि जिस तरीके से हमारे पास क्लाइमेट के लिए स्मार्ट क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस जैसे टेक्नोलॉजी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इस कंपनी ने क्या किया है कि म्यूटेड जीन और DNA सीक्वेंस भी बनाया है, जो ये सारे क्रॉप्स जो होंगे वो इम्जेथेप पर करके जो एक हर्बिसाइड है, ठीक है, जो मेनली जो खरपतवार जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो है ये इमेजेटपायर यानी हर्बिसाइड जो है मेनली जो वीड्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा। स्पेशली अगर आप जो राइस प्लांटिंग कर रहे हो या वीड सोइंग करोगे तो उन चीज़ों के लिए, क्योंकि जो वीड सोइंग का काम है, क्योंकि टिलेज के साथ ही आप कर रहे हो, टिलेज जो पुराना टिलेज है उसमें, और राइस में भी आप जो फ्लोट करके पहले नर्सरी में बनाते थे उसको अब जो है फ्लोट करे बिना उसमें
CaO2 जो है इसके कोट करके सीड को कर रहे हो, तो इससे अब कोई भी जो पेस्टिसाइड वगैरह वो आ सकता है, पेस्ट आ सकते हैं, इंसेक्ट आ सकते हैं, तो इसको ख़त्म करना भी हमारा जो है मेन टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे अब इंडियन रिसर्चर से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम जैसे एमजे टॉलरेंट ट्रेड्स बनाया जा रहा है, उसी तरीके से जैसे हमें जो है अब इन जैसी चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत है। और ये गवर्नमेंट का भी एक बहुत ही बड़ा टाइम है, नीडी टाइम है कि अब जो है वो अवेयरनेस के साथ प्राइवेट प्लेयर्स को जो है सपोर्ट करें इन जब रिसर्च के लिए, इन जैसे काम के लिए। अगर अभी नहीं हुआ तो आगे हमें बहुत बड़ा एफर्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि जब जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, हमारी जो क्रॉप है, हमारे जो एग्रीकल्चर करने का जो तरीका है, वो बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर बन सकता है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए, ट्रांसजेंडर राइट्स पे है। ठीक है, ये पेपर आपका सोशल जस्टिस के GS पेपर 2 पे कवर हो जाएगा ये। ठीक है, सोशल जस्टिस का सीधा सीधा जो वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दी स्कीम्स हैं, उसके अंदर ये कवर होगा। इसके अलावा जो है इसमें मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखिए, पहली बात तो हम एक बार देख लेते हैं कि हु इज़ ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर कौन है। देखिए, अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द एक्ट, ट्रांसजेंडर का एक्ट है, इन्होंने कहा है जेंडर डज नॉट मैच विद द जेंडर असाइन टू दैट पर्सन एट बर्थ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ए पर्सन है, ठीक है, उनका बर्थ हुआ, अब वो जब बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, मेल या फीमेल कोई भी मैटर नहीं करता। ठीक है, अब वो जब बॉर्न एडल्ट हो गए, तो जब वो बॉर्न के टाइम पे जो उनका जो जेंडर था, ठीक है, वो जो है एडल्ट के टाइम पे नहीं रहा है। जैसे अगर वो मेल थे तो बड़े होके वो मेल फॉर्म में नहीं है, वो मिक्स्ड हैं। ठीक है, या फिर फीमेल थे तो उनके जो बॉडी हैं वो अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो उसी को ही हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। और अगर हम थोड़ा सा ट्रांसजेंडर का जो है देखिए, अलग अलग आइडेंटिफाई सोशल कल्चर जो है आइडेंटिटी, किन्नर, हिजरा, हरवानी या जोगता, अलग अलग टर्म्स यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ओवरऑल हमारे इंडिया के अंदर 4.8 मिलियन ट्रांसजेंडर जो हैं इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, तो अब क्या है इशू, क्या है ट्रांसजेंडर को। देखिए, अभी प्रॉब्लम क्या है आपको पता है, 2014 में एक एक्ट आया था, लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में। ठीक है, इसमें क्या बताया था इस पूरे एक्ट के अंदर, मैं सिंपली आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे ये देखिए, नालसा जजमेंट का सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अब हम, जैसे आपको पता है, कोई भी आप गवर्नमेंट का या प्राइवेट का किसी का भी फॉर्म फिल करते हो तो आपको ये पहले जेंडर मिलता था, फीमेल या फिर मेल, ये 2 ही ऑप्शन होते थे। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ऑर्डर करा कि अब से जो है थर्ड जेंडर भी होगा। ठीक है, थर्ड जेंडर भी होगा हर फॉर्म में, पब्लिक अपीयरेंस में, चाहे वो वॉशरूम हो या फैसिलिटीज़ हो या कोई क्यू में लगना हो, जैसे रेलवे स्टेशन में क्यू में लगते हो या प्लेटफॉर्म में लगते हो कहीं भी टिकट्स के लिए, तो वहाँ पे 2 क्यू के साथ साथ एक क्यू और होगा जो मेल, फीमेल और टी को भी दिखाएगा, यानी थर्ड जेंडर। ठीक है, तो ये जजमेंट आया था आपके नालसा वर्सेस ऑफ ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत। ठीक है, ये केस था आपका 2014 का। ठीक है, तो अब बात क्या है, अब देखिए बात ये है कि अब 10 साल हो गए इस मामले को, 2014 में आया था, आज डेट है 2024 में। तो अब बात इसलिए वापस मुद्दे में आ गया, अभी रिसेंटली हैदराबाद के बेस्ड IRS ऑफिसर हैं मिस्टर M अनुकदिर सूर्या। ठीक है, ये है मिस्टर अनुकदिर, ये IRS ऑफिसर हैं। ठीक है, एक्चुअली इन्होंने अब क्या करा, ये IRS ऑफिसर है, सेंटर से रिक्रूट है। अब तो इन्होंने सेंटर में ये बोला कि अब मुझे जो है अपना जो नेम है, ठीक है, अपना जो जेंडर है, अपनी जो पूरी आइडेंटिटी है वो पूरी चेंज करनी है डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो एज ए ये ट्रांसजेंडर अपने आप को जो है डिक्लेयर कर रहे थे। तो जब से ये मामला आया तब से ये इशू उठ गया कि किस तरीके से इन्होंने ये किया है। दैट मीन्स इन्हें जो है सोसाइटी में बुली किया जाने लगा। ठीक है, एक अलग नज़रिए से देखा जाने लगा, जिसकी वजह से ये वापस हाईलाइट या लाइमलाइट में आ गए मिस्टर अनुकदिर सूर्या। जबकि ये जो कर रहे हैं कि अगर ये अपना जो बॉर्न के टाइम पे थे, अब अपने खुद से एडल्ट से अब जो ये कह रहे हैं कि मुझे अपना जेंडर आइडेंटिटी चेंज करना है, ये ट्रांसजेंडर एक्ट 2014 के तहत बिल्कुल इन्हें राइट है। इन्हें बिल्कुल राइट है, इन्हें कोई भी मना नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो उसी बारे में जो है यहाँ पे इन्हें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है एगोनी, मेंटल एगोनी, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा एक मेंटली जो है हिट करना, या जो एगिटेशंस है, दैट मीन्स यहाँ पे जो ह्यूमिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्हें फेस करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से ये ट्रांसजेंडर के जो एक्ट्स हैं, जो राइट्स हैं, वापस न्यूज़ में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइटर वही बता रहे हैं कि नालसा जो जजमेंट जो आके 2014 में आया था, इवन 2019 या 20
में भी जो है सेक्शन 7 के बारे में भी ये भी बताया गया था कि अगर प्रूफ ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन अगर करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 2020 में भी इसको अपडेट किया गया, ये बोला गया अगर कोई पर्सन ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट रूल 2020 के तहत अगर ये बताना चाह रहा है कि जैसे अभी ये कदीर सूर्या, मिस्टर सूर्या ये है ना, एम सूर्या, तो अब ये अपना जो जेंडर है वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो इन्हें जो है गवर्नमेंट के पास जो है सेक्शन 7 ऑफ द ट्रांसजेंडर एक्ट 2020 के तहत, ठीक है, इसके तहत जो है इन्हें पूरा प्रूफ देना पड़ेगा कि इन्होंने क्या ऑपरेशन करवाए, इन्होंने कोई सर्जरी कराई है, इनके पास जो है ट्रांसजेंडर का जो इन्हें चेंज करने का रीज़न क्या है, इन्हें प्रूफ करना होगा। ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट इन्हें सबमिट करना होगा, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया तो ये किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, मेल में या फीमेल में, तो वो अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इशू है। और उसके अलावा एक डेटा है यहाँ पे 2023 का, हमारे लोकसभा के जो मिनिस्टर हैं स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस के ए नारायण स्वामी, इन्होंने एक चीज़ बताई थी, हमारे पूरे इंडिया में ना अभी तक जो है ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेशन के लिए कि आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि आप ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ता है, और ये सारा काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं एक्चुअली, अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट से रहते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी इंडिया में 24,000 ऐसे मामले हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3,500 के आसपास ही जो फॉर्म्स हैं वो एक्सेप्ट किए गए हैं एज अ ट्रांसजेंडर, और उसमें से भी जो है जो मोस्टली केसेस 30 दिन का एक विंडो होता है, 30 डेज में उन्हें जो है सारा काम करना होता है, तो ये काम 30 डेज में नहीं हो पाता है, इसके विंडो भी डिले होती है, ठीक है। तो ये कंसर्न यहाँ पे दिखाया। इसके अलावा यहाँ पे एक लैंड स्टडी ने भी ये बात बताई थी कि यहाँ पे जो है एक सेल्फ अफर्मेटिव जेंडर आइडेंटिटी और नेम जो है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि इसकी वजह से अगर जैसे फॉर एग्जांपल एम सूर्या मिस्टर आए हैं, तो ऐसे जैसे लोगों को क्या है बहुत ज़्यादा सोशल में ह्यूमिलेशन बहुत फेस करना पड़ता है। 32% ऐसे हैं जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हैं इन इस कंसर्न की वजह से, और अभी 22% तो ऐसे हैं जिन्हें सुसाइडल थॉट आता है इस ट्रांसजेंडर की वजह से, क्योंकि कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं करती, जो सोसाइटी है हमारी एक्सेप्ट नहीं करती है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है, ये पूरा ओवरऑल जो है हमारा आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। तो देखिए वायनाड का लैंडस्लाइड है आपका, ठीक है। आपको पता है कि इशू ये काफ़ी ज़्यादा है। देखिए किस में कवर होगा, जीएस पेपर 1 और 3 दोनों में होगा, एक फिजिकल ज्योग्राफी में, डिजास्टर मैनेज में, इवन इसमें इन्वायरमेंट में भी आप ऐड कर सकते हो, जो कंजर्वेशन है, ठीक है, कंजर्वेशन में भी आ सकता है, एथिक्स में भी आ सकता है, केस स्टडीज़ में मैंने बताया, एस्से में आ सकता है, कैसे एस्से में आएगा, डेवलपमेंट वर्सेस ह्यूमन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म अलग अलग फॉर्म में आ सकता है, और किसी भी फॉर्म में नहीं आए तो आप इसको एज अ केस स्टडी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शनल वाले स्पेशली जो ज्योग्राफी वाले हैं, ठीक है, वो तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो हम देखिए इसमें क्या है वायनाड का, आप एक बार मैप देख लीजिए। आपको ये पता है केरला का मैप है ये, वायनाड आपका ईस्टर्न पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें मेनली जो कलपेट्टा, चोरमाला, मुंडकई और अट्टामाला, ये एरिया वो रीजन है जो सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर जोन है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा जो है। इसके अलावा नीलम्बूर, काजीकोड और कलपेट्टा जो यहाँ से चोरमाला के पास से ही है, इतने डिस्टेंस में है और बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ये वायनाड वाला, कोझिकोड यहाँ पे केरला का, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ है। देखिए अभी ये इसलिए वापस न्यूज़ में आ गया क्योंकि 300 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं, बहुत ज़्यादा जो है लोगों की डेड बॉडीज़ भी मिली हैं, 300 तो डेड बॉडी, 300 मिसिंग भी हैं इसमें, ठीक है। तो ये अभी डेटा और रेस्क्यू का काम चल भी रहा है, रुका नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पे एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि जो अरेबियन सी है ना, वहाँ पे वाटर जो है सी का वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वार्म हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे केरला में जो है मानसून बहुत ज़्यादा हिट किया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कंसर्न वाली बात यह है कि 2011 में जो इकोलॉजिकल वेस्टर्न घाट के पैनल जो थे, माधव गडगिल ने भी ये बात बोली थी कि ये जो केरला वाला इलाका है ये काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे माइनिंग, क्वेरिंग एक्टिविटी जो लार्ज लेवल पे जो वेस्टर्न घाट में होने वाले हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक तो ये वेस्टर्न घाट आपका जो है वर्ल्ड का वर्ल्ड का हॉटेस्ट जो बायोडाइवर्सिटी है, आपको पता है हमने बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स रहने वाले बायोडाइवर्सिटी हैं जो यहाँ पे, ठीक है, डेंस वर्ल्ड लेवल पे 8th में से वन ऑफ द वेस्टर्न घाट है। तो और वेस्टर्न घाट का ये इलाका पूरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ऑलरेडी रिपोर्ट दिया जा चुका है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे फिर भी जो है इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज़, रोड कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू बनते रहते हैं, और केरला पूरा का पूरा हिली एरिया है और ये 20 डिग्री जो है स्लोपी है। अगर आप मैप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये वाला जो इलाका है, ठीक है, ये थोड़ा स्लोपी इस तरफ है, टिल्टेड है, तो ये इसलिए बारिश हिट करती है ना तो सीधा यहाँ पे डेब्रिस नीचे आ जाता है, ठीक है, बहुत इजीली। इसके अलावा जो है ये भी है कि यहाँ पे जैसे 2020 में स्टडी बताई गई थी कि जो वायनाड है अभी तक 62% जो एरिया है इसका डिस्ट्रिक्ट जो है ग्रीन ही है।
पहले जबकि 1950 से लेकर अगर हम बात करें, सॉरी 62% डिसअपेयर हो गया, और 1950 से 2018 तक की बात करें तो 1800% जो है प्लांटेशन किए गए हैं। दैट मीन्स जो है 65% जो एरिया का वायनाड का जो ग्रीनरी थी उसको ख़त्म कर दिया, और 1800% जो है यहाँ पे प्लांटेशन किया। और प्लांटेशन कौन सा? रबर प्लांटेशन, क्योंकि आपको पता है कि रबर प्लांटेशन जो है यहाँ पे केरला में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है। तो क्या होता है कि अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये जो रबर की प्लांटेशन होती है ना, इसकी जो जड़ होती है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि जब बारिश आएगा, ठीक है, जब बारिश आएगी तो यहाँ पे बारिश आने से जब इरोड होगा तो उसको वो रोक नहीं पाएगी, इसकी जो जड़ है, ठीक है, ये सारा जो है बह जाएगा, इसकी जो सॉइल है वो बह जाएगी, वो रुकेगी नहीं। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली बात है। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इसकी वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देती है, ठीक है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो है अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी स्टडी रिसेंटली हुई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। वेस्टर्न घाट में 1 स्क्वायर किलोमीटर जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है जो ESR के अंदर आता है। यहाँ पे कंट्रोल जो डिफॉरेस्टेशन है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ना इसको बेस बनाए हुए जो है अनएथिकली या फिर जो है सस्टेनेबली एग्रीकल्चर ना करना यहाँ बहुत बड़ा एक जो है कंसर्न वाली बात है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ रिपोर्ट्स बताएं कि किस तरीके से, जैसे इसके अलावा अगर आप बात करोगे, जैसे यहाँ पे 2018 में 400 पीपल जो है यहाँ फ्लडेड से हुए थे। 2018 हो, 22 हो, 20 हो, 22 इन सब में लैंडस्लाइड आया है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए आपको जो स्टार्टिंग में कोट हमने यूज़ किया था ना, उसको इसीलिए बोला था कि इग्नोरेंस जो है वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक डेंजरस आस्पेक्ट या कंशाइंस स्टुपिडिटी हो सकती है, ठीक है, इसीलिए बोला था। देखिए आपके सामने ये डेटा है, खुद 2018 से कितनी बार है, ऐसा नहीं है कि एक बार, 2 बार, 3 बार आ चुका है। 2011 में रिपोर्ट आ चुकी है, 2013 में रिपोर्ट आ चुकी है, फिर भी कोई बड़ा एक्शन ना उठाना तो इग्नोरेंस ही होगा ना, ये है ना। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये जो है ये मैप है, ठीक है, ये तमिलनाडु है आपका, ठीक है, ये कर्नाटक है, केरला है ये वाला रीजन पूरा, और ये बॉर्डर देखिए वायनाड है। वायनाड आपके कर्नाटक के ईस्ट वेस्ट में पड़ जाता है, ठीक है। मुंडकई, नेपुड़ी, चोरलमा, जहाँ सबसे ज़्यादा जो वो आया है, बारिश आया है, इन रीजन्स में आए हैं। तो आप एक बार ये मैप देख सकते हो। और लैंडस्लाइड का देखिए ये रहा। अब ये ना यहाँ पे सीधा सीधा ये पूरा डेब्रिस गिरता है, और आपका ये पूरा, क्योंकि ये तो फिर भी थोड़ा बहुत प्लेनी उसका है, हिल्स एरिया का है। अगर आप वेस्टर्न घाट का देखोगे तो वहाँ तो एक अलग लेवल का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक बार बेसिक देख लेते हैं कि लैंडस्लाइड क्या है। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड एक जियोलॉजिकल फिनोमेना है जो मेनली डिवास्ट होता है, डिज़ास्टर, जैसे डिज़ास्टर के फॉर्म में आता है। इसमें माउंटेन रीजन्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें पूरा का पूरा आपका जो एरिया है वो डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। पानी की वजह से वहाँ का इरोजन बहुत बढ़ जाता है जब वहाँ का जो प्लेनी रीजन है। तो इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें, जो कॉज ऑफ लैंडस्लाइड है डिफरेंट है। हैवी रेनफॉल हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, माइनिंग हो सकती है, अर्बनाइजेशन हो सकता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन हो सकता है। बहुत सारे रीजंस हैं लैंडस्लाइड के। जो है यहाँ पे जो टाइप्स हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड के, वो फ्लोप हो सकता है, ट्रॉपल हो सकता है, स्लम्ब हो सकता है, किस तरीके से बटा है, ठीक है, या क्रीप है, फॉल है, स्लाइड है। ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो थोड़ा सा केरला वाला जो एरिया है ना वो फॉल और फ्लो वाला आएगा, क्योंकि कोस्टल एरिया में जब पानी का बहाव ऊपर आता है तो यहाँ पे इसी तरीके से रॉक्स टूटती हैं वहाँ पे, और प्लांटेशन पूरा गिर के नीचे डबरे नीचे आ जाता है ये, ठीक है। तो ये है। और इसके अलावा देखिए लास्ट आर्टिकल हमारा जो है जेंडर टेस्ट्रोजन DSD। देखिए आपको पता है कि ये हमारे प्लेयर्स हैं पेरिस ओलंपिक में, ठीक है, तो सॉरी पेरिस ओलंपिक में। इसमें अल्जीरिया के जो इमाम खलीफ हैं ये हैं, सॉरी ये हैं मिस्टर खलीफ, सॉरी मिस खलीफ, और ये हैं मिस कैरिनी। एक्चुअली क्या है, इन दोनों के बीच में जो है अभी ओलंपिक में गेम चल रहा था, तो यहाँ पे जो है फाइटिंग का है ये इनका। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये कैरिनी है, ठीक है, ये जो ब्लू टी शर्ट में इटली से हैं, इन्होंने इनके ऊपर खलीफ के ऊपर बोला कि ये जो हैं ये फीमेल नहीं है, ठीक है। और विद इन 46 सेकंड में, ठीक है, जब गेम शुरू हुआ विद इन 40 सेकंड गेम में ही जब इन्होंने इनको किक मारा नाक पे, तो तुरंत इन्होंने बोल दिया कि मैं क्विट कर रही हूँ यहाँ से, क्योंकि ये जो है ये मेरे इक्वल की नहीं है, ठीक है। क्यों बोला गया है? क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो पहले जब पिछले साल भी अगर हम बात, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि हर स्पोर्ट्स में, चाहे वो पेरिस का जो ये ओलंपिक गेम हो या कोई भी गेम हो, यहाँ पे जो जेंडर है वो टेस्ट किया जाता है, क्योंकि जैसे मेल और मेल के साथ फाइटिंग होती है, जैसे फीमेल और फीमेल के साथ होती है, ठीक है।
क्योंकि दोनों की बॉडी अपीयरेंस सब चीज़ें मसल्स अलग होती हैं, बिल्ड अलग होती हैं। तो यहाँ पे है ना, जैसे अगर आप खलीफ का अगर पहले कंट्रोवर्सी देखोगे तो 2023 में भी ना, पिछले साल अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा तो खलीफ और चाइनीज़ की एक टैपी बॉक्सर करके थी, ठीक है, लिन यूइंग टिंग, ठीक है। तो उनके साथ भी क्या होता है कि इन्होंने जो है जेंडर का जो टेस्ट होता है IBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जो दिल्ली में हुआ था, इन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है पास नहीं किया था। और ये न्यूज़ आपने पढ़ी भी होगी कि दिल्ली में होने वाले बॉक्सिंग में जो है 2 प्लेयर्स ने एलिजिबिलिटी पास ना करने की वजह से वो जो है 2 नहीं खेल रही हैं इस IBA के मैच में, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, और अब जो है वापस खलीफ जो है वो वापस खेलने आई है यहाँ पे ओलंपिक में। क्यों आई है? क्योंकि जो IBA है अभी वो काफ़ी ज़्यादा इशू में घिरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे उसके गवर्नेंस और फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से जो IBA है उसको जो है आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने थोड़ा सा जो है नेग्लेक्ट करा। तो अब जो है ये प्लेयर यहाँ पे आ गए, ठीक है। इन्होंने जेंडर का जो टेस्ट है वहाँ भी पास नहीं किया था, तो इन्होंने 2020 में भी टोक्यो में भी जो है वहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया था यहाँ के प्रोसीजर्स पे, ठीक। तो अब क्या होता है, देखिए ये होता कैसा है, किस तरीके से है। देखिए फॉर एग्जांपल जो आपका सेक्स है वो डिटरमाइन करता है क्रोमोसोम्स को, ठीक है, जो कैरी करता है। जैसे ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 12 जो होते हैं मेन में होते हैं, जो 12 जो होते हैं मेन और फीमेल दोनों में होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, 12 कॉमन होते हैं। बाकी जो एक एक्स्ट्रा है वो जो क्रोमोसोम है वो होता है, एक XX होता है और एक XY होता है। XX जो होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और XY जो होता है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने बहुत 6 से लेकर 8 तक के साइंस में भी हमने ये बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे फीमेल्स में क्या होता है कि XX की जगह XY क्रोमोसोम्स में मिल जाते हैं, जो मिस्टर खलीफ के साथ हुआ है, सॉरी मिस खलीफ इमीन के साथ हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो वाई के रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, इनकी जो बॉडी है, इनका जो मसल है वो एक अलग बिल्ड होता है। ये बॉन्ड तो फीमेल ही हुई हैं, लेकिन इनका जो मसल है, इनका जो फेशियल है, इनका जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो बहुत अलग बिल्ड होती है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि वाई की वजह से क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन बिल्ड होता है मेल में। टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही तो, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिसकी वजह से ही तो उनके जो बियर्ड आना, ठीक है, पूरे बॉडी में हेयर की ग्रोथ होना, ये सारे मसल्स का टाइट होना, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो इस वजह से ये जो है न्यूज़ में है ये, ठीक है। तो इन पे एलिगेशन लगा है। तो यहाँ पे एक बेसिक हम डिफरेंस देख लेते हैं, सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, जो मेनली आप बॉर्न के टाइम पे मेल या फीमेल होते हैं, ठीक है, कि भैया ये लड़का है, ये लड़की है, ये होता है सेक्स। जेंडर क्या होता है, जेंडर ये मैन मेड होता है, ये स्पेसिफिकली सोशल और कल्चरल मेड होता है कि ये वुमेन है, ये मैन है, ये बॉयज़ हैं, ठीक है। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके प्रिविलेजेस और रिलेशंस के बेसिस पे जेंडर जो है इन्हें बताती हैं कि ये जेंडर है, ठीक है। जेंडर दैट मीन्स मैन मेड है, और सेक्स मतलब नेचर है, दैट मीन्स जैसे आप बॉर्न हुए थे वो आपका सेक्स डिसाइड करेगा। जो सोसाइटी डिसाइड करती है वो जेंडर होता है, वो सेक्स नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन है, देखिए आपको टेस्टोस्टेरोन पता होगा कि मेल हार्मोन होता है, ठीक है, जिसके टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही जैसे उनकी बॉडी होती है, उनके मसल्स होते हैं, उनका जो हेयर होता है, उनकी बियर्ड्स होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ गया है इसमें, इसका मेनली फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर सॉरी, मस्कुलर बिल्ड जो होते हैं, डीप वॉइस, ये सब चीज़ें जो है टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है एक मेल में। तो ये चीज़ें जब क्रोमोसोम जब XY में, जैसे मैंने बताया ना XX की जगह XY जब क्रोमोसोम मेल में हो जाता है तो उससे होता है, ये उनके ऑर्गन्स हैं, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, एक होता है DSD इशू क्या है, DSD दैट मीन्स डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी उनके जो इक्विपमेंट्स हैं है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल वो सही तरीके से डेवलप नहीं होता है, तो तब DSD जो है फीमेल फेस किया जाता है। ये दोनों में होता है, ये मेल में भी होता है, सॉरी ये फीमेल में भी होता है और ये मेल में भी, दोनों में होता है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा देखिए लास्ट वाला जो हमने स्टार्टिंग में जो MCQ किया था उसका आंसर B आएगा, ठीक है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन ये देख लीजिए कि लेवरेज इन्वेस्टमेंट आएगा उसमें, कि PPP जो यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में इनमें से कौन सा मॉडल है। मैंने 4 मॉडल्स दिए थे, उसमें से वो मॉडल लेवरेज मॉडल है, जिसमें मेनली जो है इसमें पब्लिक और प्राइवेट का पार्टनरशिप होता है। इसमें सारे क्लियरेंस, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, ये सारा काम, जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट तो आपको जो भी फाइल का काम होती है कि भैया आपको लैंड चाहिए, वो सारा गवर्नमेंट दिला देती है, यहाँ पे साइन चाहिए, सेक्रेटरी के साइन चाहिए, ये सारा काम जो है पब्लिक करवा देती है। बाकी जो पैसा होता है, पैसा उसका कॉस्ट, उसको मेंटेनेंस, ये सारा काम कौन करता है, प्राइवेट करता है, ठीक है। तो यही काम जो है आपका PPP मॉडल, वन ऑफ द मॉडल जो है वो है आपका लेवरेजेस इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है। तो ये था आज का, थैंक यू।